हाय गाइस। बेटा आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फ्री फॉल। बेटा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम सबसे पहले समझते हैं एक ऑब्जेक्ट को हम कब बोलते हो फ्री फॉल में है। बेटा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी अंडर फ्री फॉल। बेटा देखिए ये सेकंड लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, सिर्फ एक ही फोर्स, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट फ्री फॉल। देखिए अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स बेटा? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, तो वो गिरेगा ऑब्वियसली। देखो अब ये अर्थ का सरफेस है मेरा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, छोड़ूंगा तो नीचे ही जाएगा, ग्रेविटेशन का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा उसे हम बोलते हो फ्री फॉल में था। तो बेटा अब देखो सबसे पहले ना, वैसे फ्रैंकली बताओ तो फ्री फॉल तभी एग्जिस्ट करेगा जब एयर ना हो। अगर एयर होगी ना तो एयर अपना रेजिस्टेंस देगी, तो एक रेजिस्टेंस भी एक फोर्स हो जाएगा। जैसे अपन चलते तो फ्रिक्शन जैसा लगता है ना हमें रोड वगैरह पे वगैरह का, या कोई ऑब्जेक्ट पुश करते फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वैसे एयर रेजिस्टेंस भी अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है उसको, ठीक है ना। तो अपन ये मान के चल रहे हैं अभी कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम तब फ्री फॉल में बोलेंगे जब वो अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा या फिर अर्थ उसे अपने तरफ खींचता रहेगा और वो अकेला फोर्स होगा उसके ऊपर एक्ट करता हुआ, ठीक है। तो देखिए एक बार पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। Whenever an object falls towards the earth under gravitational force alone, बेटा देखिए alone वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, gravitational force alone, the object is then said to be in free fall। ये ठीक है। अब गाइस देखिए अपन ने अभी देखा कि एक अकेला फोर्स लग रहा है। बेटा बैलेंस्ड फोर्स होने के लिए मिनिमम दो फोर्स लगते थे हमें, ये तो एक ही फोर्स है, तो ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड फोर्स रहने वाला है हमारा। तब देखिए ये अगर ये अर्थ है मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फोर्स यहाँ नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा है, उसका मोशन भी नीचे वाले डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी नीचे वाले डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी बढ़ने वाली है उसकी, भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरी वेलोसिटी बढ़ने वाली है। अगर वेलोसिटी बढ़ने वाली है मतलब एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव रहने वाला है। देखिए ना डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बढ़ते रहेगा। वेलोसिटी को चेंज करने के तीन तरीके थे, या डायरेक्शन को चेंज कर दो या फिर मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को चेंज कर दो, या दोनों को कर दो। यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, मतलब स्पीड को चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन वही टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। ये देखिए ये सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ उसका रहेगा। ये यहाँ तक सब कुछ ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहने वाला है। अब बेटा इस एक्सेलरेशन के बारे में और बात करते हैं। बेटा जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में रहता है तो उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आता है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़, जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में आता है तो बेटा उसका एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और बेटा इसे हम डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी। देखिए कैपिटल जी याद है ना, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, ये हमारा स्मॉल जी है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा ये एक्सेलरेशन है, एक ही जगह जी से डिनोट कर रहा हूँ, बट मेरा ऐसा यूनिट चेंज नहीं होने वाला है। बेटा ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इसका ऐसा यूनिट रहने वाला है। फेयर लिया, कोई इशू नहीं है यहाँ तक के, चलिए बढ़िया। अब बेटा हम लोग इस जी की वैल्यू निकालने वाले भी, जैसे आप लोगों ने कैपिटल जी की वैल्यू थी वो आपको निकालने मिली नहीं, वो जेम्स कैवेंडिश ने निकाल दिया था, बट ये स्मॉल जी की वैल्यू हम खुद निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए ठीक है बेटा, देखिए हम लोगों ने एक बार मान लेते हैं अर्थ का मास, अर्थ के मास को मैं कैपिटल एम मान रहा हूं और ऑब्जेक्ट के मास को मैं स्मॉल एम मान रहा हूं। आप चाहो तो इसे एम ई और एम ओ भी मान सकते हो, क्योंकि मैंने नोट्स में कैपिटल एम और स्मॉल एम का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं ऐसे नंद रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देखूंगा, तो मैंने जो अपना सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स में पढ़ा था फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके थ्रू मुझे क्या चला था कि फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा जी है, हमने ऐसे डिसाइड किया हुआ है, चलो ठीक है। बट अब मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू भी क्या देखा था, फोर्स की वैल्यू क्या होती है कैपिटल जी मास ऑफ m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, ये होता था, याद है आप लोगों को। अब ये m क्या है, कैपिटल m मास ऑफ अर्थ है, ये m क्या है बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को मैं बता दूं रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए आपको अभी डेटा दिखा भी देता हूँ, ये डेटा ऐसा आपको याद नहीं करना है, याद कर लोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, नहीं करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा आप लोगों का। ये देखिए रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बेटा, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा रेडियस है ये 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स। आप लोगों को एक बार बस को प्रॉपर फॉर्मेट नहीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है, तो आपको खोल के दिखा रहा हूँ कितना बड़ा नंबर है, 1 2 3 4 5 इतने मीटर्स है। अब बेटा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो अर्थ के सरफेस में अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर 200 मीटर, ठीक है।
तो बेटा ये ऑब्जेक्ट का सेंटर और अर्थ का सेंटर तब कितना हो जाएगा, कुछ 6 4, ये इतने सारे 1 2 3 0, अगर मान लो कुछ 10-15 मीटर, ये तो ये देखो ये इतना होगा, यानी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस वाला, मतलब तब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप तब देखो ये क्या, ये दोनों फिगर्स नियरली इक्वल है। हाँ देखो कितना हो रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 64 लाख और 64 लाख एंड 10 नियरली इक्वल है। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट सरफेस के आसपास में ही है, यानी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है, तो बच्चा लोग मेरा ये जो रहता है क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नियरली इक्वल हो जाएगा। समझा गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है तो बेटा मेरा रेडियस और डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। देख लो ना आप, 64 लाख और 64 लाख एंड 10 नियरली इक्वल जैसे तो चल रहा है अपना, इतना डिफरेंस नहीं है इन दोनों के डेटा के बीच में। तो अपन लोग इस साल ना वही डेटा कंसिडर करने वाले हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे सरफेस से बहुत ऊपर नहीं है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 100 किलोमीटर जितना ऊपर नहीं है, ठीक है, कुछ चंद मीटर्स जितना रहेगा। तो मेरा डिस्टेंस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देखो मेरा नया फोर्स कितना बन गया है, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। देखिए मैं फोर्स को चाहूँ तो ऐसे भी दे सकता हूँ, ये फोर्स चाहूँ तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। मैं दोनों को अगर इक्वेट करूँगा तो देखिए एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्मॉल एम कट गया मेरा, अब मेरा जी की वैल्यू क्या बची है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब बेटा मेरे को जी की वैल्यू तो पता है पहले से, 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होती है, बट फॉर ईजियर कैलकुलेशंस, ठीक है, मैं 6.7 ले रहा हूँ। देखो 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 को मैं 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 ले रहा हूँ। अगर आपको और एक्यूरेट आंसर चाहिए तो 6.673 ले सकते हो। मैं आपको बता दूँ 6.673 भी एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए, बहुत आगे तक के जाता है, ठीक है, बट ठीक है अभी अपने को इतना करना नहीं है। इंटू अब मास ऑफ अर्थ का डेटा भी हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग वो भी देख लेते हैं, वो 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, सोचो कितना भारी है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg अपॉन रेडियस की वैल्यू अब भी हमने देखा था कुछ 6.4 थी शायद, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 यस अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। ये हमारे जी की वैल्यू आएगी। बेटा अब आपको ये जी की वैल्यू ऐसी कैलकुलेट करने के लिए बोलते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो देखिए अब मेरे स्मॉल जी मैं बस खोल रहा हूँ कि 6.7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, देखो स्क्वायर था इसलिए, और ये 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 को 10 की पावर मैंने 12 अब भी लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए गाइस अब ये अप्रोक्सीमेटली देखो ये इतने को मैं कैलकुलेट अभी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं कैलकुलेटर के थ्रू आपको करके दिखा दूंगा। 6.7 इंटू 6 ये देखो ये 24 माइनस 11 हो जाएगा 13 और माइनस 12 जाएगा 1 यानी इंटू 10 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 चल रहा है बेटा मेरा, ठीक है। अब देखिए गाइस इसको मैं कैलकुलेटर पे आपको करके दिखा रहा हूँ। 6.4 इंटू 6 डिवाइड बाय, एक 6.4 था क्या था, 6.7 था, सॉरी 6.7 इंटू 6 डिवाइड बाय 6.4 डिवाइड बाय 6.4, जो आंसर था डैट इंटू 10 था हमारा, तो कुछ 9.81 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा जो हमारे जी है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 9.81 या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा अब हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना, आप लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, बोला जाएगा फ्री फॉल के अंडर है या फिर आपको समझना पड़ेगा फ्री फॉल के अंडर है, तब आपको एक्सीलरेशन ये लेना है, ठीक है। अब कई बार और सिंपलर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी जी को अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, बट आपको वो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि यूज जी एज 10 तभी करना, वरना कुछ नहीं दिया है तो जी के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा मैंने आप लोगों को ये वाला कैलकुलेशन भी बता दिया है, ठीक है। अब देखो गाइज आप लोगों को ना एग्जाम में नहीं डिराइव करने के लिए आएगा जी की वैल्यू निकालो, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, गलती से अगर आ जाता है तो आपको ये सब डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको डेटा रट रट के जाना नहीं है। आप लोगों को क्या फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, आपको सिंपल सा ये करना रहेगा, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, फिर ये एम और एम कटेगा। पहले आप लोग वैसे ये डिस्टेंस लिखोगे इसको,
डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर बोलोगे अगर मान लो ऑब्जेक्ट सरफेस के बहुत पास में तो वो डिस्टेंस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस, तो फिर ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लिखोगे। ये लिखोगे, वैल्यू जो दी हुई रहेगी वो डाल देना वहां पे और डायरेक्टली 9.8 अप्रोक्सीमेटली लिख देना। आपको डेरिवेशन वैसे नहीं पूछाता है, बट बेटा ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना हमारा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन रेडियस का स्क्वायर या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये जी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ और डेरिवेशन करने। तो बेटा ये फॉर्मूले को अच्छे देख के रखिएगा। अब मेरा आपसे सजेशन ये है कि एक बार गाइस ये चीज़ देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया है। सेकेंड लॉ से हमने लाया फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारा का मास m है, ठीक है, और अर्थ का मास कैपिटल M है, तो हमारा इससे भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट से भी तो जी एम एम अपॉन डी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमारा ये आया। फिर हम बताएंगे डिस्टेंस और रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वली होने वाले हैं हमारे, तो देखिए अब उससे हमारा फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। फेयर लिया। अब देखो बच्चा लोग, मेरा तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्थ का शेप कैसा होता है? अगर आप लोग बोलोगे स्फेरिकल, तो करेक्ट आंसर स्फेरिकल नहीं है बच्चा। ये ना थोड़ा सा टेपरिंग एट सेंटर, बल्जिंग एट सेंटर एंड टेपरिंग एट टॉप्स होता है, मतलब ऊपर से थोड़ा चपटा हुआ रहता है यहाँ से ऐसा, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बेटर करने की कोशिश करता है इस चीज़ का। मे बी वो कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा, और ये समथिंग ऐसा रहता है, नॉट रियली इतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए बेटा इससे क्या मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हमारा अर्थ है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। तो अगर ये सेंटर देखूंगा तो ये मेरा पोल बन जाएगा, ये मेरा इक्वेटर बनने वाला है। अब देखो अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ पोल का, तो इसको अभी के लिए मैं आर पी बोल रहा हूँ, और ये इक्वेटर का निकालना चाहूँ तो इसे मैं आर ई बोल रहा हूँ। तो कहाँ पे ज़्यादा है बेटा? परफेक्ट, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखो मेरे को ये पता था मेरा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लेते थे हम लोग, ठीक है। अब देखो मैं पहले ये चीज़ निकालता हूँ एट इक्वेटर, इसको ई क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। और एक और बार जी एट इक्वेटर निकाल रहा हूँ और जी एट पोल निकाल रहा हूँ, तो कैपिटल जी मास अपॉन आर एट पोल का स्क्वायर चल रहा है ये, ठीक है अभी तक आप लोगों को। अब गाइस देखिए यहाँ से मुझे ये चीज़ तो क्लियरली दिख रही है कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अगर मेरा इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो g इक्वेटर पे कम रहेगा, और अगर पोल पे कम है तो g वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। मतलब बेसिकली मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ, क्योंकि रेडियस वेरी कर रहा है, रेडियस हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो उस कारण से क्या हो रहा है बच्चा लोग, हमारा g भी कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब यहाँ पे का g और यहाँ पे का g डिफरेंट रहने वाला है। तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल वेरी ऑन पोल एंड ऑन इक्वेटर, ठीक है। जहां पे रेडियस एंड डिस्टेंस ज्यादा रहेगा वहां पे एक्सेलरेशन कम रहेगा, जहां पे कम रहेगा मेरा डिस्टेंस वहां पे एक्सेलरेशन मेरा ज्यादा रहेगा। समझा गई से क्या हुआ है? पक्का? तो वही चीज बच्चा लोग मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है, ये देखें नोट वाला जो पॉइंट है, नोट अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर बल्जिंग एट द सेंटर एंड टेपरिंग एट द टॉप। तो रेडियस मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो रेडियस एट सेंटर, रेडियस एट सेंटर नहीं बेटा, रेडियस एट इक्वेटर होना था, सो सॉरी, रेडियस एट इक्वेटर ज़्यादा है रेडियस एट पोल से, तो ठीक है ये भी इक्वेटर होना चाहिए था। इसी कारण से मेरा जी एट पोल ज़्यादा रहेगा जी एट इक्वेटर से, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये चीज़ में अपन लोग मास जब निकालेगा, ऐसे मास नहीं वेट वगैरह पे जब हम लोग जाएगा तब देखने वाले हैं। तो गाइस ये चीज़ समझ लीजिए। बट एक्चुअल में ना हम हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। देखो हम लोग कितना कितना आलस करते हैं, पहले तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली 9.8, उसकी और अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10 निकाली, आप देखो और आलस, हम लोग अप्रोक्सीमेटली जी को कांस्टेंट ही कंसिडर कर लेते हैं, बोल देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 9.8 ही हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जब न्यूमेरिकल्स आएगा तब इतना इशू नहीं आएगा, बट एक थियोरेटिकल क्वेश्चन के समय ये चीज़ आप लोगों को पूछ सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक है अभी आप लोगों का? हमने क्या चीज़ें देखी अभी तक है? हम लोगों ने देख लिया है जी के पहले फ्री फॉल कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा? अर्थ का ग्रेविटी। इसमें जब वो फ्री फॉल में आता है तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन आता है उसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जब मैं देखूंगा निकालना तो ये mg सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लेके आते हैं बेटा हम लोग, और दूसरा वाला क्या आता है? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।
क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट सरफेस के आसपास में ही है, तो इसको रेडियस का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर ये एम कटता है मेरा, तो स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर हो जाती है बेटा मेरे। ये सब कुछ देख लिया मैंने। अब इसके बाद में मैंने जब वैल्यू इसकी डाला तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है, जिसको कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसा भी यूज़ करने के लिए बोला जाएगा। फिर मैंने देखा कि देखो जी मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस से, तो अगर रेडियस ज़्यादा रहेगा तो जी मेरा कम होगा, और रेडियस कम रहेगा तो मेरा जी ज़्यादा रहेगा। तो बेटा देखो रेडियस कहाँ पे ज़्यादा है बेटा, रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है कंपेयर टू रेडियस ऑन पोल। इस कारण से मेरा जी इक्वेटर पे कम हो जाता है कंपेयर टू जी एट पोल। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बेसिक से अभी तक के आपको बताई है। अब बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी में है फ्री फॉल के ऊपर का ही, जो मैं गलती से स्किप कर दिया, कि चलो उसके पहले एक दूसरा बता देता हूँ, आपको जाइए उसके कंसेप्ट के बाद में बताता आप लोगों को। देखिए हमारे जो जी है ना बेटा, स्मॉल जी, ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखिए ये जो मेरा जी आया है, जी की वैल्यू क्या आई है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहां पे आपको मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, आप ये मेरा माउस ले लो, या फिर आप पानी की भरी हुई बोतल ले लो, या कुछ भी ले लो, आप 100 किलो का पत्थर ले लो या हाथी ले लो, आप अगर उसे फ्री फॉल में छोड़ोगे तो बेटा उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन लगने वाला है। कितना एक्सेलरेशन रहेगा वो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट है क्या मास से, तो आपको बताना पड़ेगा फॉर्मूला लिख के। ये देखो ये फॉर्मूला में मास ऑफ ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो तो इंडिपेंडेंट ही रहने वाला है। इसका मतलब ये कि मैं 100 फीट या 1000 फीट ऊपर से खड़े होकर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ा, एक था मे बी 10 ग्राम का और एक था 100 किलो का, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम एक्सेलरेशन रहने वाला है। तो दोनों ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हो गए, सेम एक्सेलरेशन, और एक ही टाइम पे जमीन पे गिरने वाले हैं। समझा? तो अगर आप कोई हाई बिल्डिंग पे जाओगे तो दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ देना, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। बट अब एक कैच है, अब क्या है ना बेटा, अगर आप एक पेपर लोगे, उसको ऐसा क्रश कर लोगे और उसके बाद में एक प्लेन पेपर लोगे, वो दोनों क्रश्ड पेपर और प्लेन पेपर को साथ में छोड़ोगे, तो बेटा कौन पहले पहुंचेगा आप सोचिए। बेटा ऑब्वियसली पहले क्रश पेपर पहले पहुंचेगा। बट ऐसा क्यों सर, दोनों के मासेस तो इंडिपेंडेंट है। रादर देखा जाए तो हो सकता है दोनों के मास सेम हो, तो भी ऐसा क्यों हुआ कि हमारा क्रश पेपर पहले पहुंचा। बेटा देखो हमने जब फ्री फॉल को कंसिडर किया था स्टार्टिंग में, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि हम एयर का जो है ये रेजिस्टेंस, या ये जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर कर रहे हैं। बट रियल लाइफ में थोड़ी एयर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस काम करना शुरू करती है। जब पेपर बड़ा रहता है ना, यानी उसका सर्फेस एरिया बड़ा रहता है, तो उसमें ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है, और ये जब क्रम्बल्ड रहता है तब उसका एयर रेजिस्टेंस कम रहता है। तो उस कारण से वो क्रम्बल्ड पेपर जल्दी गिर जाता है और प्लेन पेपर को नीचे गिरने में टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर अपोजिंग फोर्स जो है, रेजिस्टेंस जो है एयर का, वो लग रहा है। ठीक है गाइस, तो बेटा ये बेसिक सी चीज़ है, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या बेटा, देखो आप लोग ने दो वर्ड्स बहुत बार सुनोगे, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटेशन तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स होता है, ग्रेविटी हम लोग तब कंसिडर करते हैं जब हम लोग अर्थ एंड एनी बॉडी के बारे में बात कर रहे हो। यू कैन नॉट से देयर एग्जिस्ट अ ग्रेविटी बिटवीन मी एंड यू, अपन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट यस देयर एग्जिस्ट ग्रेविटी बिटवीन यू एंड अर्थ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के पीछे फोर्स के बारे में बात करते हो, आप ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशन बोलने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेविटी भी बोल सकते हो। और ग्रेविटेशन कब बोलते हैं, जब कोई भी रैंडम दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात हो रही हो। ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी के बीच ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, बट ऑब्जेक्ट ए एंड अर्थ के बीच में ग्रेविटी बोलना है तो बोल सकते हैं। फिर नाउ कम्स माय फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कुछ भी नहीं है बेटा, फुद्दू सा है ये, फालतू का बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, यानी उसका तब वाला एक्सेलरेशन जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है, यानी वो फ्री फॉल में। और वो यूनिवर्सल कांस्टेंट का तो डेफिनेशन आप जानते हो कि न्यूमेरिकली उस फोर्स के बराबर है जब दो ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मासेस रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये अपना सिंपल एक्सेलरेशन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी देता है बेटा, याद है ना आपको, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी थी, जबकि कैपिटल जी जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए ये कैपिटल जी जो है हमारा, ये आप अर्थ पे कहीं पे भी ले लो या यूनिवर्स में कहीं पे भी ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है।
जबकि ये जो स्मॉल जी है ना हमारा, इसकी वैल्यू चेंज होते रहेगी। रादर हम लोग अब देखने वाले, अभी तो देखो मैंने आपको बताया इक्वेटर पोल पे डिफरेंट चल रही है, भले हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं। यही जी की वैल्यू अगर मैं मून पर जाऊंगा ना तब उस पर अलग हो जाएगी, मैं जुपिटर पर जाऊंगा तो अलग हो जाएगी। अलग अलग प्लैनेट पे ये अलग अलग रहेगी, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, जी वेरी करता है। और दोनों का ऐसा यूनिट बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका हमने कहा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझा आता है क्या हुआ आप लोगों को? देखिए अपने दोनों की इसका डिफरेंस है, डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन यही था, स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्मॉल जी जो है वो वेरी करता है, कैसे, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है, वैसे डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता था, और वो मास ऑफ अर्थ के ऊपर भी डिपेंड करता था। देखो मास ऑफ अर्थ का आपको समझेगा नहीं, जैसे मैं जुपिटर पे जाऊंगा वहां पे मास भी चेंज हो जाएगा और रेडियस भी चेंज हो जाएगा, तो आपको स्मॉल जी अलग ही चेंज होते हुए दिखेगा। और वही जब मैं कैपिटल जी की बात करूँ, वो तो यूनिवर्स में कहीं पे भी रहो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। दोनों का ऐसा यूनिट स्मॉल जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का क्या है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब गाइस ये जो छोटू सा एक चार्ट जो है ना मेरा बेटा, ये देखिए ये अपना प्यारा सा चार्ट, ये बेटा आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में जब मैं न्यूमेरिकल्स कराता रहूँगा तब समझाऊंगा। तो अभी अगर आपका नोट्स है तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, बची हुई चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। फेयर इनफ। तो गाइस देखिए आप लोगों को क्विक रिविजन, फ्री फॉल का डेफिनेशन बताया मैंने, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या था है वो बताया, फिर वो जी की वैल्यू आपको निकाल के दिखाया, प्लस आपको ये बताया कि जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर को याद रखिए, या आर स्क्वायर का फॉर्मूला को याद रखिए। फिर उसके बाद में हमने बताया कि वो वेरी कैसे कर रहा है, रेडियस जैसे जैसे वेरी हो रहा है तो वो कैसे कैसे वेरी हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि स्मॉल जी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए नोट में लिखा हुआ है आप लोगों के। फिर मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस बता दिया, एंड स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस बता दिया। तो ये चीज़ आप क्विक रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय गाइस।